नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को देश के 2 महान नेताओं ने जन्म लिया। एक का नारा अमन, दूसरे का जय जवान जय किसान। आज महात्मा गांधी का जन्म हुआ, जिन्हें देश ने बापू और राष्ट्रपिता कहकर अपना आदर व्यक्त किया। आज ही के दिन देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। जहां बापू सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलते हुए हर देशवासी के दिल में घर कर गए, वहीं अपनी सादगी और दृढ़ता से शास्त्री जी भारत के एक ऐसे लाल बन गए जिसे हर देशवासी ने अपने पलकों पर बिठाया। आज इन दोनों शख्सियतों पर हम कुछ बेहद रोचक और जरूरी बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं इस कड़ी में अपने साथ शिरकत कर रहे कवियों से आप सभी का तारुफ करा दूं। चिकित्सा के क्षेत्र से संबद्ध बेहतरीन गजलकार डॉक्टर विजय मित्तल दिल्ली से। आप सभी को नमस्कार। अपनी अदाकारी और आवाज से एक खास मुकाम बना चुके अभिनेता रवि यादव मुंबई से। नमस्कार। साहित्यिक गतिविधियों में बेहद सक्रिय रचनाकार डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी। नमस्कार। तथा विविध रंगों और खुशबू से सजे इस गुलदस्ते को लेकर मैं अलका सिन्हा हाजिर हूं आपके बीच, फासलों के दरमियान की इस श्रृंखला में जो समर्पित है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को। तो बात है आजादी से पहले 6 जुलाई 1944 की, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार रेडियो रंगून से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। बस इसके बाद से तो पूरा देश ही उन्हें बापू कहकर पुकारने लगा। दोस्तों, 1965 की बात है। भारत पाक युद्ध का समय था, जब देश में अन्न की बहुत कमी हो गई। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी की संगठन शक्ति के बारे में हम कुछ और बात भी करेंगे। पहले सुन लेते हैं डॉक्टर विजय मित्तल की कुछ रचनाएं इसी संदर्भ में। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, उन पर एक रचना प्रस्तुत करता हूं। भारत ने 2 अक्टूबर को ऐसा हीरा पाया, जीवन देश के नाम किया, जो राष्ट्रपिता कहलाया। भारत ने 2 अक्टूबर को ऐसा हीरा पाया, जीवन देश के नाम किया, जो राष्ट्रपिता कहलाया। सत्याग्रह का बिगुल बजाया, चंपारण खेड़ा से अनशन और स्वदेशी को अपना हथियार बनाया। खादी चरखा, डांडी मार्च, स्वराज से गोरे कांपे, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा खूब लगाया। बंदूकों तलवारों से जब मिल न सकी आजादी, असहयोग अहिंसा से बापू ने कर दिखलाया। शव यात्रा में 20 लाख की जनता उमड़ के आई, नेक काम कोई हो सबको राजघाट याद आया। शव यात्रा में 20 लाख की जनता उमड़ के आई, नेक काम कोई हो सबको राजघाट याद आया। भारत की मुद्रा हो कोई, गांधी ही मुस्काते, भारत रत्न मिला ना नोबल, ये कुछ समझ ना आया। कोई मसीहा कहे महात्मा नाम दिया ठाकुर ने, जन्म अहिंसा दिवस, शहीदी दिवस मरण कहलाया। भारत ने 2 अक्टूबर को ऐसा हीरा पाया, जीवन देश के नाम किया, जो राष्ट्रपिता कहलाया। एक रचना लाल बहादुर शास्त्री जी पर, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। काशी से पढ़ श्रीवास्तव से शास्त्री जिनका नाम हुआ, देश की खातिर जीने वाला, हिंद का पीएम कहलाया। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति का शुभारंभ किया जिसने, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति का शुभारंभ किया जिसने, भूखे पेट कोई ना सोए, शास्त्री व्रत को अपनाया। और दुश्मन जिससे थर थर कांपे, छोटा कद व्यक्तित्व विराट, जय जवान और जय किसान का भारत को संदेश दिया। छोड़ न जाते लाल बहादुर बीच भंवर जो शोकाकुल, कश्मीर फिर प्रश्न न रहता, समाधान कुछ हो जाता। छोड़ न जाते लाल बहादुर बीच भंवर जो शोकाकुल, कश्मीर फिर प्रश्न न रहता, समाधान कुछ हो जाता। एक रहस्य बना हुआ है, देहावसान हुआ कैसे, भारत रत्न से हुए सुशोभित, विजय घाट विश्राम लिया। काशी से पढ़ श्रीवास्तव से शास्त्री जिनका नाम हुआ,
देश की खातिर जीने वाला हिंद का पीएम कहलाया। क्या कहूं, दिल को छू गई आपकी बात। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं 1964 का वह समय जब देश अनाज के संकट से जूझ रहा था। अमेरिका ने उस समय कुछ शर्तों के साथ भारत को अनाज देने की पेशकश की। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जानते थे कि इन शर्तों पर अमेरिका से अनाज लिया तो देश का स्वाभिमान चूर चूर हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने एक दिन अपने परिवार को उपवास करने के लिए कहा। शास्त्री जी सहित उनकी पत्नी और बच्चों ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। जब उन्हें यह भरोसा हो गया कि इंसान एक दिन की भूख बर्दाश्त कर सकता है, तो उन्होंने देशवासियों से साप्ताहिक उपवास का आह्वान किया और देश की जनता ने ऐसा ही किया और किसी दूसरे देश से अनाज लेने की नौबत नहीं आई। आज भी देश को इसी एकजुटता की जरूरत है। तो चलिए कविता के क्रम को साथ साथ आगे बढ़ाते हैं। मैं आवाज देती हूँ डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी को उनकी रचनाओं के साथ। मैं सबसे पहले तो फासलों के दरमियान की आदरणीय अलका सिन्हा जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही बेहतरीन सृजनात्मक पहल के लिए आपको असंख्य अशेष मंगल कामनाएं। और इसी कड़ी में मैं अपनी कुछ रचनाएं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिएगा। मुतमईन हूँ खुद से, खुद ही से मुतासिर, ये भी एक ढब है मेरी जिंदा दिली का, ये भी एक ढब है मेरी जिंदा दिली का। और उसी क्रम में एक अगली कविता मेरी, मैं भी आदतन ढीठ हूँ। तो सुनिएगा। सब्ज बाग दिखाकर भ्रमित करने वालों, सब्ज बाग दिखाकर भ्रमित करने वालों, क्यों बांधते हो उम्मीदें, क्यों बांधते हो उम्मीदें तोड़ने के लिए, उड़ा ले जाते हो सारे सपने हमारी आंखों से पल भर में। पर मैं भी आदतन ढीठ हूँ, पर मैं भी आदतन ढीठ हूँ, मैं भी इन्हीं बचे बिखरे बुरादों को संगवा रखूंगी नींव, नहीं मानूंगी हार और उस पर खड़ी करूंगी एक इमारत सपनों की, जिन्हें बिखेरने अब कोई नहीं पाएगा, जिन्हें बिखेरने अब कोई नहीं पाएगा। साथियों, इसी क्रम में एक अगली कविता आप सभी के लिए, क्या करूं। जो भी कामकाजी महिलाएं हैं उन सभी को समर्पित है ये मेरी कविता की। एक छटपटाहट, एक बेचैनी रहती है कि अब क्या करें, बच्चों से जो दूर होकर हमें नौकरी पे जाना पड़ता है। तो सुनेगा। वो चाहते हैं मेरा स्पर्श, मेरा साथ, मेरा एहसास, मैं भी चाहती हूँ खेलना उनके साथ दिन रात। वो चाहते हैं नन्ही कोमल पंखुड़ियों को हर सुबह मेरे गालों पर चिपकाना, मैं भी चाहती हूँ उनके मस्तक का बोसा। वो चाहते हैं दिन भर की सभी चीज़ें बतियाना मेरे कानों में, मैं भी चाहती हूँ वो सब सुनना उनकी ज़बानी। वो चाहते हैं कसकर पकड़ लेना मेरा हाथ, जिसे कोई छुड़ा ना सके। वो चाहते हैं कसकर पकड़ लेना मेरा हाथ, जिसे कोई छुड़ा ना सके। मैं भी चाहती हूँ तेजी से बढ़ती रेखाओं को बांधना, मैं भी चाहती हूँ तेजी से बढ़ती रेखाओं को बांधना। मैं लेती तो बहुत कुछ हूँ उनसे अपने हिस्से का, मैं लेती तो बहुत कुछ हूँ उनसे अपने हिस्से का, लेकिन उनके हिस्से को दे रही हूँ माँ से आगे आधुनिक माँ होना। शुक्रिया। और इसी क्रम में छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ। तो एक और छोटी कविता, माँ पर, उनके लिए माँ। सुनेगा। अकेला घर में छोड़कर अपने जायों को काम पर जाती है एक माँ, अकेला घर में छोड़कर अपने जायों को काम पर जाती है एक माँ। क्या है उसकी लालसा, क्या मजबूरी, कुछ भी तो नहीं, मन तक तो वो यही छोड़ आई है, मन तक तो वो यही छोड़ गई है। पर उसे जाना तो है बहरहाल उनके ही लिए, पर उसे जाना तो है बहरहाल उनके ही लिए। उनके ही पास लौट भागी लौट आने के लिए फिर शाम ढले, उनके ही पास लौट भागी लौट आने के लिए फिर शाम ढले। शुक्रिया। एक और कविता इसी क्रम में, होना चाहती हूँ। सड़क के दोनों ओर पसरी पड़ी है खामोश बर्फ, बादल बरस रहे हैं मूसलाधार। सोचती हूँ मेरे साथ दौड़ती इस सड़क की रफ्तार को रोक लूँ, कुछ पल के लिए भीग लूँ भरी बारिश में ऊपर तक लबालब। दे दूँ जुबां खामोश बर्फ को,
पर इन सबसे अलग मुझे दिख रही हैं चुनौतियों की ज्वालाएं। अपने चारों ओर, दूर और पास, मैं रहना चाहती हूँ इसी देह में। मैं रहना चाहती हूँ इसी देह में, बाहर और भीतर सबल सक्षम होना चाहती हूँ, सचमुच में नारी होना चाहती हूँ, सचमुच में नारी। और मेरा एक कविता संग्रह है, अपनी अपनी हिस्सेदारी, जो हिंदी अकादमी द्वारा अनुशंसित हुआ। उसी से कुछ और छोटी रचनाएं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ, सुनिएगा। इसका शीर्षक है सूप छलनी से। वे जो सदैव खोजते रहते हैं चीजें तिरस्कार उपहास के लिए, वे जो सदैव खोजते रहते हैं चीजें तिरस्कार उपहास के लिए, उन्हीं से हैं चीजें चारों ओर। तमाम बातें लटकी हैं उनके ही सर पर, उनके हाथ लगाते ही मैला हो जाता है साबुन। क्या नाम दें ऐसे रिश्तों को, क्या नाम दें ऐसे रिश्तों को, अपने ही बीच के हैं जो कोठर में साथ रखे सूप छलनी से, कोठर में साथ रखे सूप छलनी से। और एक कविता वयोवृद्ध, इसका शीर्षक है घर के बाहर आंगन में कोने से सटी कुर्सी पर टोह लगाए, अधपकी धूप की ओट में औंधे मुंह पड़ी है एक जिंदा लाश। घर के बाहर आंगन में कोने से सटी कुर्सी पर टोह लगाए, अधपकी धूप की ओट में पड़ी है एक जिंदा लाश, निपट अकेली असहाय, क्योंकि आज वो बूढ़ी हो चली है, उम्र से मन से नहीं, उम्र से मन से नहीं। एक और छोटी कविता है, पीछे कोई नहीं देखता, सुनेगा। सामने से कोमल दिखने वाले पीछे से देखने पर पीड़ा, तनाव और चिंतित दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दिक्कत ये कि पीछे कोई नहीं देखता, बहुत बहुत धन्यवाद। रोजमर्रा के साधन जुटाने में जिंदगी के कोमल एहसास जिस तरह दब कर रह जाते हैं, उसकी एक तस्वीर संगीता जी ने हमारे सामने रखी। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब लाल बहादुर शास्त्री जेल में थे। जेल से उन्होंने अपनी माता जी को पत्र लिखा कि 50 रुपए मिल रहे हैं या नहीं और घर का खर्च कैसे चल रहा है। माँ ने पत्र के जवाब में लिखा कि 50 रुपए महीने मिल जाते हैं, हम घर का खर्च 40 रुपए में ही चला लेते हैं। इस पर शास्त्री जी ने संस्था को पत्र लिखा कि उनके घर 40 रुपए महीना ही भेजें, बाकी के 10 रुपए दूसरे गरीब परिवार को दे दें। ऐसी थी शास्त्री जी की सादगी और उनकी देशभक्ति। इस मौके पर मैं आप सभी के बीच अपनी एक ऐसी कविता रखना चाहती हूँ जो अपने उसूलों पर टिके रहने के लिए आत्मबल देती है। शीर्षक है घर। सरकारी नौकरी के 17 साल बाद भी उसी उत्साह से देखती हूँ अखबार में रिक्तियां, पढ़ती हूँ ध्यान से कुल पद, वेतनमान, अहर्ताएं और आवेदन करने की अंतिम तारीख। मनपसंद मकान खरीद चुकने के बाद भी आकर्षित करते हैं मुझे टू लेट और प्रॉपर्टी के विज्ञापन। हालांकि नौकरी या मकान बदलने का कोई इरादा नहीं है मेरा, मगर हर विज्ञापन से गुजरते हुए ताजा हो जाता है अपने संघर्ष का दौर। रोजगार समाचारों की भीड़ में अपने लायक बारीक सी जगह की तलाश, योग्यता का आकलन और अस्तित्व की सार्थकता का बोध। टूलेट का विज्ञापन देखते हुए पहुंच जाता है स्मृतियों में अगले माह मकान खाली कर देने का तनाव, नई शर्तों के साथ सामान बांधना और खोलना। प्रॉपर्टी के पन्ने पलटते हुए विचारों में आ बैठते हैं चाय ब्रेड की हड़बड़ी में भीगे कितने ही इतवार, बजट मुताबिक देखते हुए अपने घर का ख्वाब। फटी जेब में प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट और मनपसंद मकान का नक्शा लिए दिन भर का भटकाव। दरअसल अखबार के विज्ञापन आशान्वित करते हैं मुझे कि अभी भी इस भीड़ भाड़ में संघर्षरत होंगे कुछ लोग अपनी पहचान के लिए, छोटे से मकान के लिए। दरअसल अखबार के ये विज्ञापन आशान्वित करते हैं मुझे कि अभी भी इस भीड़ भाड़ में संघर्षरत होंगे कुछ लोग अपनी पहचान के लिए, छोटे से मकान के लिए। लड़ रहे होंगे अपने हिस्से की लड़ाई
बिना झुके बिना रुके अपने आदर्शों और मूल्यों पर टिके। दुनिया उन्हें भले ही बेवकूफ समझे, पर मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मेहनत के सीधे रास्ते से भी जीती जाती है लड़ाई। तुम हिम्मत मत हारना, मन को मत मारना। तो साथियों, हम सब अपनी अपनी भूमिका को अगर ईमानदारी से अदा करते हैं तो यह भी देश के प्रति सच्ची निष्ठा का प्रतीक है। बात तब की है जब शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। एक दिन वे कपड़े की मिल देखने के लिए गए। उनके साथ मिल का मालिक, बड़े बड़े उच्च अधिकारी और कई विशिष्ट लोग थे। मिल देखने के बाद शास्त्री जी मिल के गोदाम में पहुंचे तो उन्होंने साड़ियां दिखलाने को कहा। मिल के मालिक और अधिकारियों ने एक से एक खूबसूरत साड़ियां उनके सामने फैला दी। शास्त्री जी ने साड़ियां देखकर कहा, भाई ये तो बहुत कीमती हैं, मुझ जैसे गरीब के लिए कम कीमत की साड़ियां दिखलाइए जिन्हें मैं खरीद सकूं। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, गरीब कैसे हुए, और ये साड़ियां तो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं, इसका अर्थ यह तो नहीं कि जो चीजें मैं नहीं खरीद सकता वह भेंट में लेकर अपनी पत्नी को पहनाऊं। तो ये थी उनकी सादगी और ये थी उनकी ईमानदारी। आजकल भेंट के नाम पर बहुत कुछ भेंट चढ़ जाता है जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जबकि शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को नए आदर्शों की शिक्षा दे रहे थे। तो आइए एक ऐसे रचनाकार के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लेखन के साथ साथ अभिनय के क्षेत्र में भी उनका एक जाना माना नाम है। मेरा आशय है रवि यादव जी से। मुंबई से मैं रवि यादव आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आदरणीय अलका सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। फासलों के दरमियान जो ई काव्य गोष्ठी वो करती हैं, और मेरे हृदय तल से उनको आभार कि इस गोष्ठी के जरिए आप सबसे मुखातिब होने का वो मुझे मौका दे रही हैं। मैं अपनी 2 रचनाएं आपके सामने रखता हूं। एक मेरी रचना है महिला मन पर, मनु अपने दरमियां बस उम्मीदों का झगड़ा था। आपको सुनाता हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मनु अपने दरमियां बस उम्मीदों का झगड़ा था। तुम इस बात से खफा रहते थे बहुत, मैं इतनी उम्मीदें क्यों रखती हूं तुमसे। तुम इस बात से खफा रहते थे बहुत, मैं इतनी उम्मीदें क्यों रखती हूं तुमसे। मैं ये समझने में नाकाम रही थी उन दिनों और आज भी हूं। मैं ये समझने में नाकाम रही थी उन दिनों और आज भी हूं कि जिस रिश्ते में ना उम्मीदों की खुशबू हो, जिस रिश्ते पे ना हक जता सकूं मैं, क्या वो रिश्ता सच में रिश्ता है या मजबूरी है, कोरा गठबंधन है। मनु अपने दरमियां बस उम्मीदों का झगड़ा था। मनु अपने दरमियां बस उम्मीदों का झगड़ा था। लाख दुश्वारियों और तमाम मसरूफियात के बीच जब कोई एक लम्हा चुराकर किसी अपने को देता है तो किस तरह महका देता है वो एक लम्हा उस अपने का जीवन, ये तुम समझ ही न सके या मैं तुम्हें समझा न सकी, मगर हर रोज किया करती थी मैं तुमसे उस एक लम्हे की उम्मीद। मनु अपने दरमियां बस उम्मीदों का झगड़ा था। तुमने मुझको चाहा था बहुत, तुमने मुझको चाहा था बहुत, और वो चीज मयस्सर थी मुझको जिस पर दुनिया मुझसे रश्क करे। वो तमाम ऐशो इशरत जो तुमने जुटाए थे मेरी खातिर, वो तमाम ऐशो इशरत जो तुमने जुटाए थे मेरी खातिर, तुम ये चाहते थे मैं उसको तुम्हारी मोहब्बत का सबूत मानूं। तुम ये चाहते थे मैं उसको तुम्हारी मोहब्बत का सबूत मानूं। मैं चाहती थी किसी रात किसी बच्चे सी मचल कर मैं तुमसे चांद मांगूं। मगर अफसोस समझ न सकी तुम्हारी हसरतें और मेरी चाहतें एक दूसरे की ज़बान। मनु अपने दरमियां बस उम्मीदों का झगड़ा था। मनु अपने दरमियां बस उम्मीदों का झगड़ा था। बहुत बड़ी थी तुम्हारी दुनिया, बहुत बड़ी थी तुम्हारी दुनिया, और मैं भी थी उस दुनिया में एक अहम पायदान पर। मगर मेरी दुनिया बस तुमसे शुरू और तुम पर खत्म थी। मगर मेरी दुनिया बस तुमसे शुरू और तुम पर खत्म थी। तुम्हारी बड़ी सी दुनिया में
मैं कभी तुमको पा न सकी। तुम्हारी बड़ी सी दुनिया में मैं कभी तुमको पा न सकी। मेरी छोटी सी दुनिया में तुम कभी समा न सके। मैं मेरी दुनिया के दायरे फैला न सकी, तुम तुम्हारी दुनिया के दायरे सिमटा न सके। मनु अपने दरमियां बस उम्मीदों का झगड़ा था। मनु अपने दरमियां बस उम्मीदों का झगड़ा था। धन्यवाद। ये एक महिला मन पर मैंने एक कोशिश की थी कविता लिखने की, और एक गीत आपके सामने रखता हूँ कि प्रेम को मैं किस नज़र से देखता हूँ। उससे पहले दो प्रेम के दोहे और फिर मेरा गीत रखता हूँ कि मिलकर जुड़कर टूट कर देखा कितनी बार, लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार। लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार। तुम तो कहकर चल दिए रिश्ता था ये भूल। तुम तो कहकर चल दिए रिश्ता था ये भूल। जीवन भर को हो गया जीवन मेरा धूल। जीवन भर को हो गया जीवन मेरा धूल। और एक गीत रखता हूँ कि सीख रहा हूँ इस तरह भी इश्क मेरा मैं जतलाना। सीख रहा हूँ इस तरह भी इश्क मेरा मैं जतलाना। तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्जों में ढल जाना। तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्जों में ढल जाना। और इसका एक बंद यूं है कि तेरे मन के वो सब कोने जहां पे सीलन बसती हो। तेरे मन के वो सब कोने जहां पे सीलन बसती हो। जिन लम्हों को नमी आँख की शर्मिंदा सा करती हो। उन कोनों उन लम्हों पर भी उन कोनों उन लम्हों पर भी अपने चुंबन रख जाना। सीख रहा हूँ इस तरह भी इश्क मेरा मैं जतलाना। तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्जों में ढल जाना। और इसका आखिरी बंद है कि तेरी ना और मेरी हाँ में अगर कभी जो ठन जाए। तेरी ना और मेरी हाँ में अगर कभी जो ठन जाए। झुकने और झुकाने जैसी माना हालत बन जाए। तेरी ना के आगे हंसकर तेरी ना के आगे हंसकर अपनी हाँ को सिमटाना। सीख रहा हूँ इस तरह भी इश्क मेरा मैं जतलाना। तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्जों में ढल जाना। सीख रहा हूँ इस तरह भी इश्क मेरा मैं जतलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी ने बताया कि किस तरह चुप्पियां शब्दों पर भारी पड़ती हैं और प्रेम में जीतने के लिए दरअसल खुद को हारना पड़ता है। कहना न होगा कि जिंदगी की लड़ाई में हर कोई अपनी तरह से संघर्षरत है और इसे सार्थक बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। और अपने दर्शकों की योगदान की मैं क्या बात करूं, उनकी स्नेही प्रतिक्रियाएं हमें ऊर्जा से भर देती हैं, हमारे श्रम को अर्थ प्रदान करती हैं। हमारा पिछला अंक हिंदी भाषा को समर्पित था और हमारे कई दर्शकों ने इस अंक पर अपनी महत्वपूर्ण राय व्यक्त की। कुछ दर्शकों ने तो अपनी कविताएं हमें इनबॉक्स में भेज दी। हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और साथ ही ये बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी रचनाएं वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजें ताकि सही समय पर हम उसका उपयोग कर सकें। बहरहाल
जो एक पत्र आज हम आपके बीच रख रहे हैं उसे लिखा है नित्य साहित्य ने। इसमें लिखा है, बहुत ही प्रेरक, सामयिक, सार्थक और सारगर्भित सुंदर संयोजन अलका जी। हिंदी दिवस पर आयोजित ई कवि गोष्ठी का यह फासलों के दरमियान का 20वां अंक वास्तव में हिंदी दिवस पर हिंदी और हिंदुस्तान के लिए एक संकल्प और जागृति गान है। आपकी कविता हिंदी दिवस पखवाड़ा हिंदी दिवस पर घिसी पिटी परंपरागत एक दिवसीय व्याख्यान मात्र को डंके की चोट पर ललकारती है, वहीं राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित बालेंदु शर्मा दाधीच की कविताएं साहित्य जीवियों में जोश भर देती हैं। डॉक्टर रजिया जी अपनी छोटी छोटी कविताओं से तो कमलेश दीवान जी सस्वर कविता पाठ से उत्साहित करते हैं। अपनी तकनीकी कौशल से रंग भरने वाली शाद्वल ने नेपथ्य से सज्जित कर इसे आकर्षक बना दिया है। आपकी उद्घोषणा और मंच संचालन की कलात्मकता कवियों में तो उत्साह भरती ही है, श्रोताओं को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। आपसे प्रेरित हिंदी दिवस पर मेरी कुछ पंक्तियां सादर। फिर इन्होंने एक कविता भी लिखी है। देश हमारा हिंदुस्तान, हिंदी है इसकी पहचान, हिंदी हिंद की है आत्मा, सार्थक होता इसका नाम। हिंदी दिवस से आई जागृति देश विदेश में बढ़ा है मान, बन रही अंतर्राष्ट्रीय भाषा, बढ़ रहा है इसका सम्मान। ले संकल्प इस पावन दिन पर, करेंगे हिंदी में सब काम, कार्यालय की भाषा हिंदी, बोलें भी हिंदी ससम्मान। बोल विदेशी भाषा घर में, मत करें हिंदी का अपमान, घर से करें शुरुआत हम सभी, छोड़ अंग्रेजी गौरव गान। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। नित्य साहित्य से जो ये पत्र हमें प्राप्त हुआ, यह सचमुच हमें भीतर तक संतुष्ट करता है। हिंदी के साथ जो बर्ताव होना चाहिए, उसकी गरिमा के साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए, उसकी कमी हम सभी महसूस करते हैं और इस पत्र में लिखी गई रचना बिल्कुल उसे परिलक्षित करती है। ऐसा महसूस होता है कि जो एक दंश हमारे भीतर चुभा है, वह सिर्फ हम कुछ लोगों के भीतर नहीं बल्कि बड़ी संख्या में हम सभी के भीतर चुभ रहा है, कसक दे रहा है। और आप सबका हमारे साथ जुड़ना हमारी इस कोशिश को एक अभियान में तब्दील कर देता है। मैं आपका हृदय से बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने यह पत्र लिखकर हम सभी के भीतर एक विश्वास को मजबूत किया है। बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज के समय में हर नेता अपनी तरह से सवालों के घेरे में है। यहाँ हमारी कोशिश यह याद दिलाने की है कि इसी देश में एक समय ऐसा भी था, कुछ नेता ऐसे भी थे जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए अपनी पार्टी और पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर थे। हमें उस युग को वापस लाने की जरूरत है। देश की मांग है कि ऐसे नेताओं को सिर्फ याद ही न किया जाए, उनके आचरण को खुद में उतारा भी जाए। तो आप हैं ना हमारे साथ इस अभियान में? तो फिर हमारे ही बीच से निकलेगा फिर कोई गांधी, फिर कोई शास्त्री, जिसके जन्म दिवस पर सभी देशवासी मिलकर मंगल गीत गाएंगे। जय हिंद।